तो बेटा आंसर राइटिंग पे जो हम लोग का सेशन था ना, आंसर राइटिंग पे जो सेशन था उसमें देखो लगभग लगभग हम लोग दो चीज को डील किए थे। पहला कीवर्ड्स को पकड़ने का, कौन से क्वेश्चन को का टोन क्या है ना, इससे हम लोग पैसेज का क्वेश्चन का टोन सेट करते हैं। और दूसरा जो हम लोग बात किए थे, हम लोग ये बात किए थे कि क्वेश्चन का जो है क्रक्स पकड़ने का बात। ठीक है, आंसर राइटिंग में बेसिकली यही दो डिफरेंस होता है। एक बात और अब जान लो, यूपीएससी में जो है ना A4 शीट के बराबर का क्वेश्चन नहीं मिलता है तुम लोगों को लिखने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है टेस्ट सीरीज में ना हम इस तरह से डिजाइन किया ना इस पेपर को, मतलब इतना इतना गैप रखते हुए कि एक तरह से यूपीएससी में जो ब्लॉक आता है ना उसके बराबर तुमको मिले। ठीक है, जो मेंस का रियल ब्लॉक होता है। तो बाबू यूपीएससी में वन पेज में तुमको अप्रोच कुछ इस तरीका से रखना है, 16 लाइन लिखना है और 6 वर्ड्स पर लाइन। ठीक है, 6 वर्ड्स पर लाइन, है ना, और 16 लाइन्स पर पेज। यही तुमको करना है। ठीक है, इस अप्रोच को फॉलो करोगी ना तो पेपर कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर पेपर भरते भरते थक जाओगी, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात सबके दिमाग में घुसा? हेलो, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक, चलो अब ना हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं। ये ना हमारा बेस्ट कॉपी रहा है अभी तक का, है ना। जितने लोग भी पेपर सबमिट किए हो इसमें सबका ये बेस्ट कॉपी है। ये फोन नंबर और नाम छुपा दिया जा रहा है, नाम ऐसे भी होती है ना। तो देखो बेटा, इसमें जो है यहाँ पर ना तुमको जनरल रिमार्क्स मिल रहा है। जनरल रिमार्क्स मिल रहा है मतलब कि जैसे तुम्हारा पेपर ना एग्जाम जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने कैसा ये तुम्हारा कॉपी अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तुमको जनरल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जनरल रिमार्क्स मिलेगा। और ओवरऑल तो आपको टोटल करके आपका मार्क्स जो होगा वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। लेकिन पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए क्या है, कहाँ पर आप कमी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर रिमार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है वो मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, और क्या कमी है किसको इंप्रूव करना है तो उस क्वेश्चन के संदर्भ में, है ना, आप लोग यहाँ पर देखिएगा रिमार्क्स फॉर क्वेश्चन 1, है ना। और ओवरऑल पिक्चर आपका कैसा दिख रहा है ना, तो उसके लिए रिमार्क्स में यहाँ पर देखना। तो देखो ये जो विभूति का कॉपी था इसमें ओवरऑल जो जनरल मार्क्स मिला है वो सही मिला है इसको, है ना। क्या क्या है, इसका कॉपी जो है वो डिसेंट दिख रहा है, मतलब गंदा कॉपी नहीं दिख रहा है ना। बहुत लोग का कॉपी बहुत गंदा होता है, बहुत जगह काट कूट रहता है ना। इसमें जो है कुछ कुछ जगह पे इसको करेक्शन करने की जरूरत है। हर कौन से क्वेश्चन में कौन सा चीज करेक्ट करना है वो नीचे मेंशन है। साथ ही साथ ये एक गलत काम ये कर रही है ना, जैसे पॉलिटी में ना केसेस का यूज होता है ना, तो एक केस को ना मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में यूज करना। ठीक है, अब हर तीसरा क्वेश्चन, हर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में वही केस को अगर रिपीट हम करते रहेंगे ना तो बहुत ही मोनोटोनस वो दिखता है ना। तो उतना चेक करने में मजा भी नहीं आएगा। वो एक तरह से आपका जो एग्जाम इन्विजिलेटर होगा वो भी अकस्टम्ड हो जाएगा कि ये इसके सारे क्वेश्चन में लगभग लगभग वही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट को 2 क्वेश्चन से ज्यादा में रिपीट मत करना। ठीक है, ये कोर बात है। ये क्योंकि टाइम में बाउंड बैनर में 3 क्वेश्चन छोड़ी है ना, नहीं लिखी है, तो उसका टोटल नहीं दिया गया है। टोटल 7 क्वेश्चन का टोटलिंग इसको इतना मिला है, जो कि अच्छा मार्क्स है, खराब मार्क्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन एंटी मेंशन किया हुआ था क्योंकि इसको टाइम में जो टाइम टाइम मिला था उसमें ये अटेम्प्ट उस टाइम के अंदर नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी मार्क्स दिया गया है, रिमार्क्स दिया गया है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन था बाबू कि डेमोक्रेसी इज प्रोडक्ट ऑफ लिबरलिज्म, है ना। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स यही था कि जो लिबरलिज्म ही है ना उसके चलते ही ना बहुत सारा फ्रीडम मिला है पब्लिक का। क्या बोलते हैं उसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सब सब का भी इवोल्यूशन लगभग लगभग उसी के चलते हुआ है ना। और डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि डेमोक्रेसी इज प्रोडक्ट ऑफ लिबरलिज्म। डेमोक्रेसी को एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के भी केस स्टडी में आप यूज कर सकते हैं ना। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहीं मेंशन की नहीं है, की रहती तो आधा नंबर इसका और बढ़ गया रहता। ठीक है, तो बाकी सब इसका ठीक है। एक एक सवाल है ना कि इंट्रोडक्शन में ना कभी भी ना एटसेट्रा नहीं किया जाता है। एटसेट्रा एक तरह से ये दिखाता है ना कि आपके सोचने समझने की शक्ति अब खत्म हो चुका है ना। तो इंट्रोडक्शन में ही ये जाता है तो बहुत खराब इंप्रेशन जाता है ना। साथ ही साथ ये क्या है कि इसके दो पैसेज के बीच में ना कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बीच जो है आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जैसे लाइक एज, तो यहाँ पर कनेक्टर का आप यूज कीजिए। ठीक है, बाकी ओवरऑल पॉइंट इसका ठीक है कि आखिर कैसे इसको जस्टिफाई ये बहुत बढ़िया से किया। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है ना, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, रूल ऑफ पीपल है ना, राइट टू प्रॉपर्टी भी है,
फंडामेंटल राइट का बात नहीं हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी है, डेमोक्रेसी में राइट टू प्रॉपर्टी होता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अधूरा टाइप का लग रहा है, क्योंकि हालांकि आगे ये एक्सप्लेन कर दिए कि क्योंकि यूनिटी इंटीग्रिटी कैसे होगा, क्योंकि सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सबको बराबर का वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्पेस वगैरह सब मिलेगा, तो ये पॉइंट आगे जस्टिफाई कर दी। लेकिन सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ के ना ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन में ना एग्जामिनर आगे पढ़ने का उसको मन ही नहीं करे इन्विजिलेटर को, तो वो हो सकता है इसको डिस्कार्ड कर दे, है ना। दूसरा बात आता है तुम्हारा इक्वालिटी का, इक्वालिटी को भी अच्छा से ये बताई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला, है ना। इसको हो सकता है इसको ना तुम हाईलाइट कर देना यहाँ पर, अगर बॉक्स वॉक्स भी बना सकते हो तो बना देना, ताकि इक्वालिटी के बाद सीधा तुमको दिखे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन का कहानी नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्टिस को भी अच्छा से एक्सप्लेन की है ना। तो ओवरऑल सोशल वेलफेयर एंड नोट भी अच्छा से की है, तो ये इसको ठीक नंबर मिला है, 5 नंबर अच्छा माना जाता है, ठीक है। वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अगर संदर्भ में लिखा जाता ना तो हो सकता है इसको 5.5 भी यहाँ पर मिल जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी जो है लो और लेस एफिशिएंट होता है, फिर भी इसको लेजिटिमेट और पीपल का अपना गवर्नमेंट बोलने का संदर्भ में इसको लिखा था, है ना। तो इसमें ये ठीक यूज किए, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अच्छा से बताइए, ठीक है। फिर एक चीज मना मना किए थे इसके पिछले आंसर में भी, कि कभी भी जो है आंसर राइटिंग जब करो तो क्वेश्चन को बीच में, क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन नहीं घुसाते हैं, है ना। ये मत करना कभी। जैसे यहाँ पर आगे कंटिन्यू की वाइल इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट, फिर इसको जस्टिफाई की हो एज लगा के, सेम इसको भी यहाँ पर ऐसे करना था, ठीक है। बाकी तुम्हारा पॉइंट सब जो है नीचे ठीक है। एक ये पॉइंट जो है सेवरल लेवल ऑफ मॉनिटरी और इम्प्लीमेंटेशन डिले और रेक्टिविज्म क्रिएट करता है, ये थोड़ा गलत लग रहा है ना। ये मतलब एक तरह से प्रोसेस को टैंडम दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है इसको, है ना। बस यही इसमें ये कर दो ना कि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का कहानी बीच में ले आओ, कि सेंटर में मान लो बीजेपी का सरकार है, स्टेट में मान लो कांग्रेस का सरकार है, तो दोनों का क्योंकि आइडियोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होते रहता है ना, तो हो सकता है ना कि पॉलिसी जो है लटक जाए। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि सेंटर की तरफ से फंड टाइम पे अलोकेट नहीं किया जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। जैसे एमजी नगरेगा उसका क्लासिक केस है ना, है कि नहीं। एमजी नगरेगा क्लासिक केस है। फिर जीएसटी का जो सेस बोला था, जीएसटी का भी जो कंपनसेशन वाला कहानी था कि स्टेट को कंपनसेट करेगा, है ना, उसमें भी बहुत सारे डिले हुआ है, कभी कभी उस तरह का कहानी हो जाता है ना। तो उसके चलते इनएफिशिएंसी आता है, तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर में लेके आना, हालांकि ये भी ब्यूटी ही है फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। अच्छा, जब आप पीपल की अपनी गवर्नमेंट का बात करते हैं ना, तो इसमें आर्टिकल को जरूर मेंशन करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको किसको आर्टिकल दिया हुआ है, नहीं तो ये पेपर ना तुम्हारा फिर अधूरा दिखेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे तुमको पॉइंट मिलते जा रहा है तुम इसमें आराम से करते जाओ। जैसे यहाँ पर पीसफुल प्रोसेसन का है, तो यहाँ पर तुम कौन सा राइट टू प्रोटेस्ट, इस आर्टिकल के अंदर कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21, है ना। 21 के अंदर होता है, सही लिखे हैं क्या, गलत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं थी। 19 में होता है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से तुम्हारा ना, फिर साथ ही साथ देखो ये स्टेटमेंट देखो लास्ट में हार्मनी में पता नहीं क्या लिख दी है, 10 डेमोक्रेसी थ्रू स्लो इज पीपल्स ओन रूल। ये क्या लिखी है पता है, समझ में आ रहा है कुछ। इस तरह का इनकम्प्लीट स्टेटमेंट कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको बाबू यहाँ पर खराब नंबर दिया गया है, 3.5 नंबर, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल आर्टिकल यूज करो, ओवरऑल अटेम्प्ट ठीक था, है ना। इसको कंप्लीट कर देती तो ये 4.5 तक 5 तक पहुंच जाता, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों छोड़ी तुम लोग, है ना। ये हो सकता है टाइम के चलते, देखो इसमें बाबू लिखना कुछ नहीं है, बस लिखना ये है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे। तो आखिर हम जो है 1935 के गवर्नमेंट को, इसको इंट्रोडक्शन में डाल देना कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका, क्योंकि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर एक तरह से कंट्री में चला आ रहा है ना। अगर मतलब 47 में आजाद हुआ है तो करीब करीब 10-15 साल एक गवर्नेंस का चीज चला हुआ है ना। तो उसी को ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए, है ना, या इसको एज इट इज तो नहीं, कुछ कुछ उसमें ट्रांसफॉर्म करके अडॉप्ट कर लिया गया था। साथ ही साथ अब बॉडी में डाल दो कि क्या क्या प्रोविजन अडॉप्ट किया गया है ना। और फिर इसको एंड में जस्टिफाई कर दो कि हाँ, इसको पॉजिटिव नोट के साथ स्टैंड कैसे, वही स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स, जिसको जाइंट इफेक्ट भी बोलते हैं रोमन मॉडल में, है ना, पता होगा तुम लोगों को, है ना। तो उस टोन में भी जो है इसको कंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फिर इसके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जा रहा है ना कि क्वेश्चन का ये नब्ज को पकड़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेपरेशन ऑफ पावर के ही इर्द गिर्द क्वेश्चन बोलना है। फिर बाबू इसको एक चीज बताओ, आम जनता अगर इस तरह को देखेगा डायग्राम को, उसको समझ में आएगा। ये तुमको, ये वो डायग्राम है ना जिसमें तुमको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और जो
सीनियर सिटीजन लोग कॉपी वहां पर चेक करेंगे, तो उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोग तो हो गए नहीं वहां पर, है ना? तो वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा डायग्राम को बिल्कुल यूज मत करिए जिसको फिर से अलग से आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़े। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे, सिंपल रहे, तो बेटर है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये मिस कर गई थी यहाँ पर, तो ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर दिखता है और कोई बात नहीं है। बाकी ओवरऑल इसका पॉइंट जो है सारा इसका करेक्ट है, ठीक है? तो इस प्रेजेंटेशन पे थोड़ा काम करना है, कंटेंट इसमें अच्छा है ना? फ्लो चार्ट वगैरह को हटाओ, है ना? तो फिर ये भी 5.5 का लाइक तुम्हारा आंसर है, ठीक है? कंटेंट वाइज अगर बात करें तो। लेकिन सिर्फ कंटेंट का मार्क तो मिलता नहीं है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलता है ना। तो बाबू यहाँ पर देखो, ये सवाल जो होता है ना, एक मिनट अभी बता देते हैं। ये ऐसे हम लोग बात किए थे पहले, इस पे फिर भी और कर लेते हैं। देखो 20 सवाल जो आएगा ना, उसमें तुम कितना भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तुमको वहां पर 13 से 15 सवाल ही, 13 सवाल आएगा अगर उसकी बात ही कर रहा हूँ मैं, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, है ना? तो 13 से 15 सवाल ही तुमसे अटेम्प्ट करने लायक वहां पर रहेगा। बाकी 5 सवाल में ना तुमको आंसर जो है ना, मतलब एक तरह से तुमको फ्रेम करना पड़ेगा कहाँ पर, ऑन द स्पॉट, ठीक है? ऑन द स्पॉट आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल हम दिए हैं ना, ये उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? उसका जनरल टेक्स्ट में कहीं आंसर मिलता नहीं है ना? फिर भी वो क्वेश्चन हम दिए हैं कि आपका उस तरह का प्रैक्टिस हो। तो क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, यही था ना? हाँ देखो यही था। तो इसमें वाइटल रोल है तो सही है। इस तरह से या तो तुम एक लाइन में लिख लो, या फिर ए बी सी ऐसे करके लिखो, ठीक है? दोनों को इस तरह से यूज मत करो, ये ना चीज को कॉम्प्लेक्स दिखाता है, साथ में ये दिखाता है ना कि जबरदस्ती तुम ठूस के लिखी हुई हो, है ना? फिर मेंटेन द डेकोरम, बंद, आगे डेकोरम किस चीज का, ऑफ द हाउस। स्टेटमेंट ना बाबू कभी भी अधूरा मत छोड़ना, है ना? बहुत गलत इंप्रेशन देता है वो। बाकी ओवरऑल ये पॉइंट सब जो है तुम्हारा ठीक है। इसमें देखो, एक खाली प्रेसिडेंट के एब्सेंस, इससे स्टीडी गवर्नेंस का बात ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, साथ ही साथ ना डेलीगेशन का भी काम होता है। जैसे कि एक बार ये हुआ था कि ना पीएम अवेलेबल थे, ना प्रेसिडेंट अवेलेबल थे, नैम का मीटिंग हो रहा था। नैम पता नहीं क्या होता है? नैम का मीटिंग शेड्यूल था तुम्हारा Yes, sir. वेनेजुएला में, तो वहां पर तुम्हारे वीपी अंसारी को भेज दिया गया था, ठीक है? उस वक्त के तो डेलीगेशन में भी इनका काम किया जाता है, ठीक है? डेलीगेशन तो पता नहीं क्या होता है, मैनेजमेंट के टर्म है डेलीगेशन। Yes, sir. Represent करना. हाँ, रिप्रेजेंट नहीं करना, मतलब सीनियर जो है जूनियर को कुछ काम दे देता है, ठीक है? उसको मैनेजमेंट और डेलीगेशन का काम बोलते हैं, ठीक है? चलो, और यही जो पावर ऊपर से लेके नीचे तक पावर का बात होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? जब फंड का बात होगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, डिवोल्यूशन, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो वही बात है। तो सब टर्म के लिए एक ही, एक जैसा टर्म, हर टर्म के लिए अलग अलग वर्ड है, उसको यूज करो, आंसर आपका ब्यूटीफुल लगेगा। बाकी ठीक है, बताइए ना, तुम्हारा ठीक था। तो इसको करेक्ट कर लोगे तो ये भी तुम्हारा आंसर ऊपर नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है? बाकी ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का से था कि कैसे पीपल और फंक्शनिंग ऑफ स्टेट को, जनरली फंक्शनिंग ऑफ स्टेट को हम लोग पढ़े रहते हैं, पीपल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग नहीं पढ़े रहते। तो स्टेट के फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, अच्छा से ये लिखा हुआ भी है। यहाँ पर खाली इफेक्ट में बाबू देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों, एक ही पॉइंट को तुम 2 बार लिख रही हो, है ना? एक ही पॉइंट को दोनों बार लिख रही हो। तो इसमें जो है, इस तरह से अगर करना भी है ना, तो अगर इसको फर्स्ट पॉइंट लिख रही हो ना, दोनों को साथ मत लिखो, इसको ना लास्ट पॉइंट कर दो, ठीक है? अगर एक साथ दोनों पॉइंट लिखे हो ना, तो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि हाँ ठीक है, एक ही पॉइंट को तो घुमा के लिए बस लिख दिए, ठीक है? तो तुमको देखो यहाँ पर घुमा के तो लिखना जरूरी था, है ना? साथ साथ और भी पॉइंट माइंड करना थे, जैसे राइट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये भी मेंशन करो ना कि कौन सा पीपल के लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई राइट पे जनरली फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये भी मेंशन कर दो कि एमएलए जो होते हैं ना, वो लोकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो एमएलए का ज्यादा चलेगा क्या? चलता है उतना? नहीं चलता है ना? एक तरह से जो पब्लिक सेंटिमेंट होगा ना, उस टाइम उस वक्त थोड़ा ना डाउन हो जाता है। सेम कहानी ना जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, जब आर्टिकल 370 के पहले ना जो कश्मीरियत का कहानी चल रहा था, जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे तो उस चीज को उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर कश्मीर का क्या मेन इशू था। तो कश्मीर में जनरली यही होता था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ना जनरली ना उतना से नहीं मिलता था। जो स्टेट यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेंटर में बैठा हुआ है, वो जिसको जिसको स्पॉन्सर करता था ना, जनरली वही लोग जो है चुना के जाता था। इवन जो लोग वो भी चुना के जाता था ना, तो जनरली हटा के वहां पर क्या लगा दिया जाता था, प्रेसिडेंट रूल टाइप का लगा दिया जाता था। तो जनता का ना डेमोक्रेसी में वहां पर विश्वास जो है थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था, डाइल्यूट हो गया था। तो एक ये पॉइंट है, ठीक है?
इसको भी यहाँ पर ऐसा यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर भरा भरा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज कर दो यहाँ पर, ये एक तरह का स्पेशल क्वेश्चन वाला बात हो गया, है ना। तुमको कुछ कुछ पॉइंट ना वहीं पर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब पॉइंट तब तक जनरेट नहीं कर पाओगे ना जब तक ना तुमको बाकी सब्जेक्ट आइडिया नहीं रहेगा। जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर का इंटरनल सिक्योरिटी का तुमको आइडिया रहता तो ये पॉइंट तुम आराम से लिख ले जाते, है ना। तो वो बात है। तो ये सब क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट हो पाएगा ना जब आपका सारा जीएस का पोर्शन ढंग से कवर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये आधा अधूरा ही आंसर दिखाएगा, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज का कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन ही था ये, है ना। तो क्या क्या का कमी हो गया था, जनरली उनका फंड्स का कमी हो जाता है, फंक्शनरी का कमी हो जाता है, टैक्स रेवेन्यू उनका करेक्ट होता है। जनरली हाउस टैक्स में भी लोग बगलिंग कर देता है ना। करप्शन हाई लेवल पे रहता है। पता चलता है कि 3 साल से टैक्स नहीं दिया है, लोकल अथॉरिटी जो टैक्स कलेक्ट करने गया उसको 500 700 खिला दिया और बता दिया कि हाँ ठीक है 1 साल का ही अब फंड इनको देना है, बाकी इनमें जबरदस्ती रजिस्टर में चढ़ा दिया, ऐसा होता है, ठीक है। तो करप्शन का भी बहुत ज्यादा लेवल है, तो टैक्स रेवेन्यू इनका जनरली पुअर रहता है। गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहता है, कभी भी एक तरह से ना स्टेट गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे रहता है। कभी जब मन किया तो इलेक्शन करवाया, जब मन किया तो इलेक्शन नहीं करवाया, जब मन किया किसी को उठा के फेंक दिया, है ना। स्टेट का फाइनेंस कमीशन वही वाला बात हो गया, तो अलग अलग है ना। साथ ही साथ एक चीज भी और कर सकते हो कि अब क्या है ना कि सेंटर का पार्टी भी ना अपना चुनाव कराना शुरू कर देता है ना। तो सेंटर का भी जो है पार्टी जो है लोकल लेवल पे सपोर्ट करना शुरू कर देता है, वो आप कह सकते हैं। तो एक तरह से एक चीज बताओ, स्टेट तो एक तरह से यूएलबीज और पंचायत का पर्पस क्या था कि मेरा जो फेमिलियर लोग है उसी को में से किसी जो थोड़ा बहुत काबिल है उसको हम क्या करें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लें, है ना। लेकिन अगर पार्टी वहां पर भी घुस जाएगा तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो एक डिसएम्पावर्ड ही हो रहा है ना। क्योंकि लोकल आदमी को उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तुमको क्या लगता है, एक कैंडिडेट को बीजेपी सपोर्ट कर रहा है ना, एक कैंडिडेट को इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यूएलबी के चुनाव में, इसका जीतने का कोई चांस लग रहा है क्या तुमको? इसके जीतने का कोई चांस लग रहा है क्या? नो सर। तो वही बात है, वो बेचारा स्क्वीज हो जाएगा सब पावर के बीच में, है ना। साथ ही साथ एक चंडीगढ़ वाला केस भी तुम ले सकते हो अभी रिसेंटली, है ना, कि कैसे जबरदस्ती का उलूल जुलूल कर से जो है मेयर का वहां पर चुनाव वगैरह, वो केस भी आप डाल सकते हैं। करंट अफेयर का भी पॉइंट होता है यहाँ पर, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो ये तुम्हारा आंसर बाबू बहुत बढ़िया से है। जैसे म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड डाली तो एक पौधे में जो है उसको पावर मिला हुआ है, वो म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड इशू कर रहा है। फिर देखो यहाँ पर फिर तुम्हारा इनकम्प्लीट आंसर है, फॉर टाइमली इलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। क्या चीज का रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल्स, है ना। अच्छा, बाकी ठीक है, आंसर तुम्हारा ठीक है, इसमें तुमको 5 नंबर डिजर्व करती हो तुम, मिल गया तुमको, है ना। अच्छा, इसमें देखो दो तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये आधा अधूरा तरीका से लिखा जा सकता है। इसमें पता है फिर क्या होगा कि प्रोटेक्शन वाला तो रोल पता चल गया, इंटरप्रेटर वाला रोल कहाँ गया, है ना। तो इसमें तुम एक तरह से एग्जामिनर को इन्विजिलेटर को कह रही हो कि भाई साहब तुम खोज लो अपने से, है ना, तुम खुद से खोज लो। और नहीं तो फिर एक और तरीका ये है ना, कि एक साइड पे तुम बताओ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस वैल्यू को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ उसको कैसे इंटरप्रेट करके प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। ये दोनों साइड को एक साथ आप दिखाते चलिए हर केस में, ठीक है। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस केस लॉज वगैरह हम बताएं तुमको, है ना, वो चीज को यहाँ पर बढ़िया से यूज करना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 तुम बहुत बढ़िया से लिखी हो, है ना। ये करंट अफेयर के बेसिस पे गई, लद्दाख में जो ऑनगोइंग इशू है अगर उसको शेड्यूल 6 के तहत अगर लगा दिया जाता है तो वहाँ का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस जो है वहां पर स्पीडी हो जाएगा, है ना। तो यही ये इतना रिलेवेंट नहीं है, इसको जनरली ना छोटा सा भी लिखा जा सकता था, है ना, बिना मतलब का इसमें 50-60 मिनट बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ये प्रोवाइड किया हुआ है, इसके चलते देखो यहाँ पर फिर ना बाबू एक ना कनेक्शन मिस है तुम्हारा, है ना, कि लद्दाख को कैसे मिलेगा, तो वो कनेक्टर वाला चीज ना यहाँ पर मिस हो रहा है, ठीक है। तो बाकी सब तुम्हारा सही है एज इट इज। जो शेड्यूल 6 में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे उसको एज इट इज यहाँ पर टेप दो, है ना। तो ये आंसर तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कौन सा है ये? हाँ, देखो, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है, इसको इलिस्ट्रेट करना था, है ना। तो देखो इसको ना यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ एक तुम्हारा इस क्वेश्चन का ना कीवर्ड यही रहेगा, पता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। तो ये चीज ना एग्जामिनर को अगर मिल जाता है ना तो फिर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ आप अच्छा से लिखे हुए हैं, आपको अच्छा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर देख लो कि बाकी पॉइंट्स तुम्हारा ठीक है, ये मतलब फैक्चुअल बेसिस पे ही था, है ना। फैक्ट को बस यूज करना था, बस इंट्रोडक्शन में यही चीज हम खोज रहे थे जो तुम्हारा इन्विजिलेटर भी खोजेगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होना। बाकी तुम्हारा आंसर ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम
अपना हाफ लेंथ का टेस्ट जो है उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी मेरा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम मेंटरशिप ज्वाइन करेगा उसका भी कॉपी इसी तरह से चेक होगा। ठीक है, थैंक यू।